Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Med Sparkle and today is the day 23 of our pharmacology course. So students, in this video we are going to talk about diabetes mellitus and the drugs which are used for diabetes. डायबिटीज़ को हम आम लफ्ज़ों के अंदर शुगर की बीमारी भी कहते हैं, हम सबको पता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर होता क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है विच इज़ द एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, अब डायबिटीज़ के अंदर हमारे पास जो मेन हार्मोन इन्वॉल्व होता है ये होता है इंसुलिन। ठीक है, क्या होता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं हो रही ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, इंसुलिन कहाँ से जो है वो प्रोड्यूस होता है, बाय पैनक्रियाज, बीटा सेल्स जो होते हैं वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। तो अगर किसी की बॉडी में जो बीटा सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है ड्यू टू द ऑटो इम्यून कंडीशन, ठीक है, जब क्या होता है कि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी जो है वो पैनक्रियाटिक सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है, उनकी डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होने की वजह से जो इंसुलिन सिक्रीशन है वो हमारे पास डेफिशिएंट हो जाती है। या तो ये बॉडी के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी या बहुत ही लो अमाउंट के अंदर होगी। तो ये हमारे पास कहलाती है डायबिटीज़ टाइप 1, जो हमारे पास यंग लोगों के अंदर होती है। ठीक है, अच्छा, जबकि हमारे पास जो डायबिटीज़ 2 है ये होती है मिडिल एज के लोगों में या फिर ओल्ड लोगों में। तो अब डायबिटीज़ 2 के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती इन द इनिशियल स्टेजेस। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर अगेंस्ट द इंसुलिन, मीन्स कि इंसुलिन इज प्रोड्यूसिंग बट बॉडी इज रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन बॉडी पर असरअंदाज नहीं हो पाती, अपना काम जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती और ग्लूकोज को टिश्यूज़ के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करती, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हमारे पास इन द इनिशियल स्टेजेस हाई रहता है। लेकिन उसके रिजल्टेंट में क्या होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड है इंस्टेड ऑफ द इंसुलिन सिक्रीशन, तो पैनक्रियाज जो है उसको जो है वो एक सिग्नल मिलता रहता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एलिवेटेड है, तो आपको जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो जारी रखनी है। तो पैनक्रियाज क्या करता है कि इंसुलिन कंटिन्यूसली प्रोडक्शन उसकी करता रहता है इंसुलिन की। तो एज अ रिजल्टेंट क्या होता है कि जिस तरह हमने पढ़ा था कि हार्ट के ऊपर जब वर्कलोड ज़्यादा बढ़ता है तो हार्ट आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, सेम गोज फॉर द पैनक्रियाज, कि अगर पैनक्रियाज जो है वो ओवर काम करता रहेगा और इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन होती रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो जो बीटा सेल्स हैं उनकी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 के अंदर। डायबिटीज़ 1 का जो कॉज है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, यानी कि बॉडी के अपने ही सेल्स जो हैं वो पेनक्रियाज को जाके बीटा सेल्स को जाके जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। जबकि डायबिटीज़ 2 के अंदर जो कॉमन रीजंस होते हैं वो होते हैं जेनेटिक्स, एजिंग या ओबेसिटी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, ये होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसके अलावा होती है नियोनेटल डायबिटीज़। तो हम जो है वो इन दो की ट्रीटमेंट को बेसिकली जो है वो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डायबिटीज़ या फिर हाइपरग्लाइसीमिया ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, इसको सही तरीके से ट्रीट ना करें हाइपरग्लाइसीमिया को या डायबिटीज़ मेलाइटस को, तो ये हमारे पास बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कर सकता है। ये रेटिनोपैथी कॉज कर सकता है, आईज़ को इफेक्ट करेगा मीन्स, ठीक है। इसके अलावा नेफ्रोपैथी यानी किडनीज डैमेज होंगी। इसके अलावा न्यूरोपैथी यानी ब्रेन डैमेज होगा, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास होती हैं इफ़ डायबिटीज़ मेलाइटस को जो है वो सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए। इसके बाद अगर इंसुलिन ट्रीटमेंट की बात करें तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के अंदर हम इंसुलिन का यूज़ कर रहे होते हैं। टाइप 1 में हमें पता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, टाइप 1 इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, तो उसके अंदर हमें इंसुलिन का यूज़ करना ही है। लेकिन टाइप 2 में हम उस वक्त इसका यूज़ कर रहे होते हैं जब बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, बीटा सेल्स जो है वो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो उस केस में जो है वो हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। अब इंसुलिन जो है वो हमारे पास 4 टाइप्स की होती है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सबसे पहले आती है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो सबसे कम होता है, लेकिन इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कम होता है, यानी कि 15 to 20 मिनट्स होता है। इसके बाद जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है या रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो हमारे पास रैपिड एक्टिंग से जो है वो ज़्यादा होता है।
ऑनसेट जो है वो इसका थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, मीन्स के 30 to 60 मिनट्स होता है, इसका 15 to 20 मिनट्स होता है। ये अपना एक्शन जो है वो जल्दी परफॉर्म करती है, इसका इफेक्ट जल्दी शो होता है ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ एक्शन विच इज़ 15 to 20 मिनट। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, प्रोलॉन्ग है, यानी कि 30 to 60 मिनट है, तो इसका जो इफेक्ट है वो हमें इतनी देर में नज़र आएगा। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो हमारे पास थोड़ा सा लॉन्गर है एज कम्पेयर टू रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो अकॉर्डिंग टू द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। देन हमारे पास आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जिसको हम NPH भी कहते हैं, न्यूट्रल प्रोटामीन हैगिडॉन। इंटरमीडिएट का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है ये हमारे पास है 2 आवर्स, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये हमारे पास होता है 16 to 20 आवर्स। इसके बाद है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है ये हमारे पास 4 to 6 आवर भी हो सकता है और 2 to 4 आवर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी प्रिपरेशन है। इसके बाद इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये भी हमारे पास वेरी करता है, लेकिन 20 to 36 आवर्स तक भी हो सकता है या फिर 40 आवर्स तक भी हो सकता है। रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग ये हमारे पास जो है वो जल्दी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। इनको हम जो है वो विथ मील या फिर आफ्टर मील देते हैं, डिपेंड करता है अगेन कि कौन सी जो है वो हम प्रिपरेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग है इसको हम बेसल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए दे रहे होते हैं, यानी कि जो फास्टिंग पीरियड होता है उसके अंदर भी इंसुलिन की जो है वो मेंटेनेंस रहे बॉडी के अंदर, इसलिए हम इन दोनों को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ बेसल लेवल ऑफ इंसुलिन। इसके बाद अगर हम इनके इफेक्ट्स को ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे पास है टाइम और ये हमारे पास प्लाज्मा इंसुलिन लेवल। अब जब हमने जो है वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एडमिनिस्टर की तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हमें मिलेगा, और इसका जो टाइम है वो हमारे पास कम है, और जो प्लाज्मा लेवल है वो हमारे पास ज़्यादा है। इसका जो टाइम है वो हमारे पास एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स जो है वो कम है, यानी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है कम है। इसके बाद जो रेगुलर एक्टिंग है इसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने में जो है वो इतना टाइम लिया, ठीक है, यहाँ पर इसकी पीक आई, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये हमारे पास एज कम्पेयर टू रैपिड एक्टिंग ज़्यादा है। इसके बाद जो NPH का ग्राफ है, NPH का यहाँ पर जो है वो हमें नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो पीक है वो इनसे कम है, यानी कि ये इंसुलिन के लेवल जो है मेंटेन करने के लिए ये टाइम जो है वो ज़्यादा लेती है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो ज़्यादा है, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ये भी हमारे पास ज़्यादा होगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका कितना होता है, इसका होता है 16 to 20 आवर्स, यानी कि ये इतना टाइम लेती है अपनी जो पीक है उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो हमें ज़्यादा लॉन्गर जो है वो नज़र आता है। इसके बाद जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो हमारे पास एज़ कम्पेयर टू अदर 3 इंसुलिन प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा होता है, और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है यानी कि इसका जो इफेक्ट प्रोड्यूस होने में जो टाइम लगता है वो एज़ कम्पेयर टू दीज 3 एजेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करने में इसको टाइम लगता है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें इसकी इंसुलिन की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो हमारे पास ब्रेकफास्ट था, तो ब्रेकफास्ट के लिए जो है वो हमने रेगुलर इंसुलिन दी, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट जो है वो हमें ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना था, हमने रेगुलर इंसुलिन दी। इसके बाद लंच टाइम में भी जो है वो रेगुलर इंसुलिन गई, इसके बाद डिनर टाइम में भी जो है वो रेगुलर इंसुलिन गई। लेकिन अब जब बेड टाइम है तो इस बेसल या फास्टिंग लेवल को मेंटेन करने के लिए अब यहाँ पर हम दे रहे होते हैं NPH, ठीक है। तो NPH हम यहाँ पे दे रहे होते हैं, तो वो इस तरीके से जो है वो रात का जो फास्टिंग लेवल होता है या बेसल लेवल होता है उसको NPH जो है वो मेंटेन कर रही होती है। तो NPH और लॉन्ग एक्टिंग को हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इंसुलिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है। इंसुलिन का मेन एडवर्स इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं हेडेक, एंजाइटी, टैकीकार्डिया, कन्फ्यूजन, डायफोरेसिस, वर्टिगो, शेकीनेस, इंक्रीज्ड एपेटाइट, वीकनेस, ब्लड विजन। इसके बाद बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट ड्रग की, दैट इज ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये बेसिकली क्या होते हैं, GLP-1 एगोनिस्ट होते हैं, ये एनालॉग्स होते हैं। ये हमारे पास जो इंसुलिन की सिक्रीशन है उसको ये इंक्रीज करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक एम्प्टाइंग टाइम है उसको ये डिक्रीज करवाते हैं। इसके अलावा जो ग्लूकागॉन है इसकी सिक्रीशन को ये डिक्रीज करवा देते हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन की सिक्रीशन
से होता क्या है कि लिवर के अंदर जो हमारा स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लूकोज का इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो जो हमारी ये ड्रग्स हैं ये ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को भी डिक्रीज करती हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स हैं एल्बिग्लूटाइड, ड्यूलाग्लूटाइड, लैराग्लूटाइड एंड सिमाग्लूटाइड। इसके एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करूं तो ये जीआई डिस्टर्बेंसेस कॉज कर सकती हैं लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा ये पैनक्रिएटाइटिस भी कॉज कर सकती हैं और उन पेशेंट्स में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए जो पेशेंट क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस के हों। इसके बाद हम बात करते हैं ओरल एजेंट्स की, जिसमें सबसे पहली क्लास आती है सल्फोनाइल यूरियाज। ठीक है, ये एजेंट्स जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ में जिनकी शुगर या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डाइट से कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो उनमें जो है वो हम ओरल एजेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब सल्फोनाइल यूरिया के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लिपिजाइड और ग्लिमिपेराइड। ठीक है, तो सल्फोनाइल यूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे पास इंसुलिन रिलीज को जो है वो इंक्रीज करवाती हैं फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। इसके अलावा ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को भी जो है वो ब्लॉक कर देती हैं। एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को भी जो है ये ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीपोलराइजेशन होती है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और इंसुलिन की जो है वो एक्सोसाइटोसिस होती है, यानी इंसुलिन की जो रिलीज है फ्रॉम द बीटा सेल वो इंक्रीज होती है। ठीक है, क्या होता है डीपोलराइजेशन होती है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक्सोसाइटोसिस ऑफ द इंसुलिन। तो ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो ये हाइपोग्लाइसीमिया करवाती हैं, हाइपर इंसुलिनीमिया करवाती हैं, यानी कि इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज करवा रही हैं, तो हो सकता है बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। और इसके अलावा ये वेट गेन भी करवाती हैं। ये ड्रग्स हमें उन पेशेंट में विथ कॉशन यूज़ करनी चाहिए जो हिपैटिक या फिर रेनल इंसफिशिएंसी के पेशेंट हों, क्योंकि उनके अंदर इसकी एक्यूमुलेशन जो है वो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक और ड्रग होती है ग्लैब्यूराइड। तो ग्लैब्यूराइड जो है वो अगर हम रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट में यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया को जो है वो इंक्रीज करती है सिग्निफिकेंटली, जबकि ग्लिपिजाइड और ग्लिमिपेराइड जो है ये सेफर ऑप्शंस हैं इन द रीनल डिसफंक्शन। अगर हम सल्फोनाइल यूरिया के ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो इसका जो है वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के साथ इंटरेक्शन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ इंटरेक्शन है इसका। इसके अलावा डायूरेटिक्स, नियासिन, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, ठीक है, इनके साथ अगर हम इसको यूज़ करते हैं सल्फोनाइल यूरिया को तो ये ड्रग्स जो हैं वो सल्फोनाइल यूरिया की इफ़ेक्ट को कम कर देती हैं। जबकि अगर हम इनको यूज़ करते हैं एजोल एंटीफंगल्स के साथ, बीटा ब्लॉकर्स, क्लैरिथ्रोमाइसिन, प्रोबेनिसिड, सैलिसाइलेट एंड सल्फोनामाइड के साथ अगर हम सल्फोनाइल यूरिया को यूज़ कर रहे होते हैं तो ये ड्रग्स जो है वो सल्फोनाइल यूरिया के एक्शन को इंक्रीज करती हैं। जब हमारे पास ड्रग्स सल्फोनाइल यूरिया के एक्शन को डिक्रीज करेंगी, जैसा कि मैंने बताया एंटीसाइकोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायूरेटिक, नियासिन, सिम्पैथोमिमेटिक, तो यहाँ पर किसका जो है वो रिस्क ज़्यादा होगा, हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि ग्लूकोज जो है वो कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन जब अगर हम उन एजेंट्स के साथ इनको यूज़ करेंगे जो इसके इफ़ेक्ट को बढ़ा रहे हैं तो फिर वहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया का जो है वो रिस्क ज़्यादा होगा। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ग्लेनाइड्स की। तो ग्लेनाइड्स में हमारे पास ड्रग्स आती हैं नेटिग्लेनाइड और रिपेग्लेनाइड। ये भी जो है सल्फोनाइल यूरिया की तरह इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करवा रही होती हैं। ग्लेनाइड्स को जो है वो बिफोर मील एडमिनिस्टर किया जाता है। ये भी हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन करवाती हैं, लेकिन इसके जो ये साइड इफेक्ट्स हैं ये एज कम्पेयर टू सल्फोनाइल यूरिया के कम है। इसके बाद बायोगोनाइड्स की अगर बात करें तो बायोगोनाइड्स क्या करते हैं कि ये हमारे पास इंसुलिन सेंसिटाइजर्स कहलाते हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि न्यू ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो हो रही होती है लिवर के अंदर, वो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हाई ब्लड ग्लूकोज का इन टाइप 2।
तो इसको ये डिक्रीज करवाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एब्जॉर्प्शन होती है शुगर की इन इंटेस्टाइन, उसको ये स्लो करवा देती है। इसके अलावा जो पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन है बॉडी के अंदर, ये उसको जो है वो इंक्रीज कराती है, ताकि ब्लड से जो ग्लूकोज है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर जाए, वहाँ पर यूटिलाइज हो और ब्लड का जो लेवल है ग्लूकोज का वो कम हो जाए। अच्छा, सल्फोनाइल यूरिया के अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ रही थी, यहाँ पर इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं बढ़ रही, लेकिन क्या हो रहा है कि जो यूटिलाइजेशन है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, वो हमारे पास कम हो रही है, यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक बढ़ रहा है। तो इसलिए मेटफॉर्मिन के केस में जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क जो है वो लेस है देन सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया के अंदर जो है ये रिस्क ज़्यादा होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। हाँ, अगर हम मेटफॉर्मिन को किसी और कॉम्बिनेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल विद इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर रिस्क होता है कि यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एडवर्स इफेक्ट्स करवाती है, लाइक डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसके अलावा मेटफॉर्मिन जो है ये एसोसिएटेड है विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो ये कौन सा एनीमिया करवाएगी? मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये करवाती है, ठीक है। अच्छा, विटामिन B12 की जो मेजरमेंट है वो होनी चाहिए स्पेशली इन पेशेंट्स हु आर एनीमिक, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के जो पेशेंट हैं उनके अंदर विटामिन B12 का लेवल जो है वो मेजर किया जाना चाहिए। अच्छा, ये जो एडवर्स इफेक्ट है ये लॉन्ग टर्म यूज से आता है, ठीक है। तो उन पेशेंट के अंदर हमें इसको मेजर करना होता है जो ऑलरेडी एनेमिक हो या पेरिफेरल न्यूरोपैथी के, अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म यूज से जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉज करवाता है। इसके बाद हमारे पास आती हैं थायाजोलिडिन डायोन्स। इसके अंदर एग्जांपल है पायोग्लूटाजोन एंड रोजिक्लेटाजोन। अच्छा, ये ड्रग्स जो है ये पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, इसके एगोनिस्ट की तरह जो है वो काम कर रही होती हैं। इसके एगोनिस्ट की तरह काम कैसे करती हैं कि ये इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन्स जो होते हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन करवाती है, ठीक है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है ये हमारे पास इंक्रीज होती है इन एडिपोज टिश्यूज, लिवर एंड स्केलेटल मसल। टाइप 2 के अंदर हमारे पास मसला क्या था? इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो उतना मसला नहीं है जितना मसला इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। इंसुलिन बॉडी के अंदर अगर प्रोड्यूस हो भी रही है तो बॉडी रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती। तो इस सेंसिटिविटी को अगर हम इंक्रीज कर दें, रेजिस्टेंस को कम कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं कि ग्लूकोज की जो रेगुलेशन है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस ड्रग को जो है वो हम यूज़ करते हैं एज अ इंसुलिन सेंसिटाइजर, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स इसके ये हैं कि ये लिवर टॉक्सिसिटी जो है वो करवा सकती है, तो पीरियोडिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए ऑफ LFT जब हम इस ड्रग को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा वेट गेन जो है ये कॉज करवा सकती है, फ्लूइड रिटेंशन कॉज करवाती है। इसके अलावा विमेन के अंदर ये ड्रग्स जो है एसोसिएटेड है विद द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपीनिया एंड इंक्रीज्ड फ्रैक्चर। तो ये जो है इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसके बाद हमारे पास क्लास है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स की। तो अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम जो है ये बेसिकली इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है और ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर्स ताकि वो एब्जॉर्ब हो। अब ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास इस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है वो हमारे पास डिले हो जाती है, जिसकी वजह से जो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल है हमारे पास वो हमारे पास डिक्रीज हो जाते हैं। ये इंसुलिन की रिलीज और इंसुलिन सेंसिटिविटी को स्टिमुलेट नहीं कर रही होती, लेकिन ये क्या करती हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट की जो एब्जॉर्प्शन है, कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है उसको ये डिले करवाती हैं ताकि जो ग्लूकोज लेवल है वो हमारे पास कम हो। इसके बाद अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो ये फ्लैचुलेंस करवाती हैं, डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। इसके बाद जो डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स हैं ये ड्रग्स हमारे पास इस एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ इनक्रेटिन हार्मोन, ठीक है। इनक्रेटिन हार्मोन जो है ये हमारे पास इनएक्टिवेट होता है बाय दिस एंजाइम। जब हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं तो ये ड्रग्स इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो इनक्रेटिन हार्मोन है ये हमारे पास इनएक्टिवेट नहीं होता। इसके इनएक्टिवेट ना होने की वजह से जो इंसुलिन रिलीज है वो हमारे पास इंक्रीज होता है और इसके अलावा जो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाती है।
अब अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो ये नेजोफेरेंजाइटिस करवाती हैं, इसके अलावा हेडेक भी करवा सकती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट टू इनहिबिटर्स दैट आर SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 का काम क्या होता है, ये ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करता है इन द किडनीज। जब हम इस ट्रांसपोर्ट को जो है वो इनहिबिट कर देते हैं तो इसकी वजह से जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, जबकि एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। इसके अलावा ये ड्रग्स क्या करती हैं, इसके अलावा ये जो है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को भी जो है वो डिक्रीज करती हैं और ऑस्मोटिक डाययूरेसिस भी करवाती हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रग्स जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी कम करती हैं। हाउएवर दे आर नॉट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, बट इसका ये इफेक्ट जो है वो ब्लड प्रेशर पर भी होता है कि ये उसको भी रिड्यूस कर रही होती हैं। अच्छा, फिर एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये जो है वो जेनाइटल माइकोटिक इन्फेक्शंस कॉज करवाती हैं, लाइक वेल्वो विजाइनल कैंडिडियासिस एंड UTI कॉज करती हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है कैनेग्लिफ्लोजिन, डेबैग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। तो ये ड्रग्स हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हम असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। असाइनमेंट आपका ये है कि आपको पढ़ना है व्हाट इज कीटोएसिडोसिस और इसको जस्ट एक पैराग्राफ के अंदर डिफाइन करना है इन द कमेंट सेक्शन विथ योर नेम एंड रोल नंबर। इसके अलावा मैं लेक्चर के एंड में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स शेयर करूंगी, तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उससे जो है वो आपको एक ट्रीटमेंट का आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।